नीली एक पहेली बनकर आई और मुअम्मा बनकर चली गई। उसकी कहानी नाकाबिल यकीन, नाकाबिल फहम थी, बल्कि वो खुद नाकाबिल फहम थी। शहजादी गुलबानो के दिमाग ने उसे समझने से इनकार कर दिया था। उसके नज़दीक वो दीवानी या गरीब खुर्दा थी। उसकी बातें सुन लेने के बाद शहजादी का सुकून रफ्ता फिर लौट आया, क्योंकि उसने शहजादा खुर्रम की मोहब्बत का जो अफसाना सुनाया उस पर कोई सयूल दिमाग इंसान यकीन न कर सकता था। फिर गुलबानो कैसे यकीन कर ली थी, मगर दिलाराम का जहन तो गोना बस्ती की फिजा में लटक के रह गया था। उसने नीली के हसीन चेहरे पर मोहब्बत के नूर का एक अजीब सा अक्स देखा था। आंखों में बरहाना शमशीर की मानिंद प्यार की चमक महसूस की थी। उसके बिगड़े तेवर भी सदाकत और खलूस मोहब्बत की गमाजी कर रहे थे। दिलाराम बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी, गोना बस्ती में कुछ न कुछ हुआ जरूर है। नीली को सहर ख्वाब का सा कोई हसीन वाक़या पेश यकीनन आ गया है, वरना शहजादा खुर्रम की मुलाकात और मोहब्बत के बारे में इतने वसूख से गुफ्तगू न करती। मगर गोना बस्ती में क्या हुआ था? नीली को मोहब्बत का ख्वाब आगी सा वाक़या कैसे पेश आया था, जिसने गाँव की एक अलहड़ दोशीदा की नब्जों में प्यार की बिजलियां सी भर दी थी? ये मामा यही उक़्दा हल न हो सका। अगर नीली की दास्तान सिरे से गलत थी तो उसके हाथ में वली अहद की अंगूठी कहाँ से आ गई? ये अंगूठी न सिर्फ वली अहदी की अलामत बल्कि नौरोज खानदान की एक तारीखी यादगार थी। इस खानदान का हर वारिस सल्तनत ये अंगूठी पहनता आया है, बल्कि अपनी जान ही की तरह उसकी हिफाजत भी करता था, क्योंकि इसे होने वाली वली अहद की अमानत समझा जाता था। अंगूठी की हिफाजत अगर इस अमर की दलील थी वो अपनी सल्तनत की हिफाजत कर सके, तो अंगूठी का खो जाना बदशगुनी और बदबख्ती के मुतरादिफ था। दिलाराम उस अंगूठी को नीली के हाथ में देख चुकी थी और ये इस बात की कतई दलील थी, शहजादा खुर्रम उससे मिल चुका है, बल्कि उस पर इतना एतमाद करता है कि उसने अपनी तकदीर, अपनी सल्तनत उसके हाथ में दे दी है। ये गैर मामूली वाक़या शहजादी गुलबानो की कम नसीबी पर गोया महर यकीन सबत कर रहा था, मगर गुलबानो ने उसे कोई अहमियत न दी। वो तो नीली की उल्टी सीधी कहानी सुनकर मुतमईन हो गई और आप से आप समझ बैठी थी कि शहजादा खुर्रम की मोहब्बत के बारे में उसने जो अफवाह सुनी थी उसका कोई सर पैर नहीं। गुज़श्ता चंद रोज में शमशेर ने शहजादा खुर्रम के रूप में उससे जिस वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया वो शहजादी को मुतमईन कर देने के लिए काफ़ी था। नीली की गुफ्तगू सुनने के बाद शकूक के अंधेरे बिल्कुल छट गए और वो अपने जहन में एक नई रोशनी महसूस करने लगी। आह, बदनसीब शहजादी, जो गोना बस्ती के हसीना को तो फरेब खुर्दा समझ बैठी थी, लेकिन खुद फरेब खाने के लिए माही बे आप की तरह तड़प रही थी। दिलाराम अपने कमरे में बैठी इन हैरत अंगेज वाक़यात पर गौर कर रही थी जो थोड़ी देर पहले नीली ने सुनाए और अभी तक कोई नतीजा अखज़ न कर सकी थी। बाहर धूप चमक रही थी, साए सिमटना शुरू हो गए थे और वो अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और कसरे जीशान की कनीज शगुफा लपकती झपकती दाखिल हुई। उसने बताया, शहजादा आली बड़ी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं। दिलाराम उछल कर खड़ी हो गई। नीली के किस्सा में भूल ही गई थी कि उसने वली अहद के हुजूर कुछ पुराने फरमान पेश करने का वादा किया था। शगुफा को रुखसत करने के बाद और एक संदूक से 3 पारसे निकालकर वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। कल भी उसने सोचा था शहजादा ने 5 बरस पुराने हुक्मनामे क्यों तलब किए हैं। आज भी यही सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। बेहतरा गौर किया, लेकिन जहन कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। कसर जीशान के तमाम खिदमतगार फिर बहाल कर दिए गए थे। दिलाराम दरवाज़ा का पर्दा हटाती जब कमरे खास में दाखिल हुई, शमशेर की बारी और कुर्दरी आवाज़ ने उसे चौंका दिया, जो खिलाफ मामूल तन्हा और शायद नाराज़ बैठा था। दिलाराम, तुम अपने कौल खूब निभाती हो। हम सुबह से इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रहे हैं और तुम अब आई हो, वो भी हमारे बुलाने पर। माफ़ी चाहता हूँ साहिब आलम, सुबह से हजूर के पुराने फरमान ही तलाश कर रही थी। दिलाराम ने साफ झूठ बोला, मगर उन्होंने तो न मिलने की कसम खा ली थी, तो क्या एक भी फरमान नहीं मिल सका? शमशेर के चेहरे पर अचानक मायूसी के साए थरथराए। लहजे में एक अनजाना सा इज़्तिराब दिलाराम ने भी महसूस किया और अपनी हैरत को छुपाती हुई बोली, कनीज ने आज तक हुजूर का कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। देर जरूर हुई, 3 हुक्मनामे ढूंढ लाई हूँ। उसने अपनी पेटी से 3 पारसे निकाल कर पेश कर दिए। ये लीजिए। शमशेर के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभरे। फिर उसने जल्दी से तीनों पारसे उचक लिए, जैसे बिल्ली किसी चूहे को दबोच लेती है। उसके हाथों में फौरन ही एक पारचा खुल गया और बेताब निगाहें मजमून के नीचे वली अहद की मोहर खास पर जम गई।
होशियार कनीज ने चोर निगाहों से न सिर्फ शमशेर की बेचैनी भांप ली, बल्कि वो उसके मरकज निगाह से ये अंदाज़ा भी लगा चुकी थी कि अपनी ही मोहर खास के नक्श का जायजा ले रहा है। यकी बाद दीगरे शमशेर ने तीनों पारचे खोले और हर बार उसकी मुस्तरब नजरें मोहर के नक्श पर ही मुरतकिज हुई। दिलाराम के ख्याल की तस्दीक हो गई, लेकिन ये मामा नाकाबिल फ़हम था। वली अहद को अपनी मोहर से क्या दिलचस्पी हो सकती है? कहीं वो मोहर खास गुम तो नहीं कर चुका? अचानक जैसे रात के अंधेरे में मलहमों के जहन बेदार होते और आसमान से मज़ामीन गैब नाजल होते हैं, एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह उसके शऊर में लपका और आनन फानन इस ख्याल ने नौरोज खानदान की शाही अंगूष्ठरी का रूप धर लिया, जिसे उसने गोना बस्ती की हसीन दोशीज़ा नीली के हाथ में जगमगाते देखा था। नीली के बकौल वो अंगूठी सफदर नगर की तकदीर शहजादा खुर्रम ने अपने हाथ से उसे पहनाई थी। ये सब कुछ सोचने और मामला के इस पहलू पर गौर करने के साथ ही दिलाराम के होंठों पर एक मानीखेज पुरइसरार सी मुस्कुराहट तैर गई। शमशेर ने भी ये मुस्कुराहट देख ली, लेकिन कोई मानी न पहना सका। उसने तीन में से एक पारचा, जिस पर मोहर का नक्श बड़ा वाज़ेह था, दाएं हाथ में थाम लिया और दाएं हाथ से दोनों पारचे लौटाते हुए पूछा, दिलाराम, अगर हम ये पारचा अपने पास रख लें, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? कनीज को क्या एतराज़ हो सकता है? आप चाहें तो तीन पारचे रख लीजिए। शमशेर ने गौर से उसकी तरफ देखा। दिलाराम ने अपना अधूरा फिक्रा मुकम्मल कर दिया। मैं इनका मसरफ जानना चाहती हूँ। तुम्हारे ख्याल में क्या मसरफ हो सकता है? शमशेर ने जवाब से बचने की खातिर उल्टा सवाल कर दिया। दिलाराम समझ गई वो उसे टाल देना चाहता है, लेकिन वली अहद के मुआशका की एक नाकाबिल तरदीद सबूत पा लेने के बाद टलने वाली नहीं थी। होंठों के गोशों पर हल्का सा तबस्सुम तारे अनकबूत की मानिंद लर्ज़ां था। शमशेर उसका मतलब न समझ सका, मगर दिलाराम ने सिर्फ एक लफ्ज़ और एक जुम्बश लब से उसका चोर पकड़ लिया। मुस्कुराती हुई बोली, मोहर। शमशेर अचानक यूं उछलकर पीछे हटा, जैसे दिलाराम ने उसके गिरेबान पर हाथ डाल दिया हो। इस एक ही लफ्ज़ ने शमशेर बरहना से बढ़कर काम कर दिखाया था। शमशेर के चेहरे का रंग यूं उड़ गया जैसे उसके बदन में खून की गर्दश यकलख्त रुक गई हो। क्या क्या कहा तुमने? उसके होंठ जख्मी परिंदे की तरह पड़पड़ा कर रह गए। दिलाराम ने चुभते हुए लहजे में जवाब दिया, साहिब आलम, आप जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो कनीज पर अयां हो चुका है। जरा ये तो बताइए, आपके हाथ में शाही अंगूठी क्यों नजर नहीं आ रही? कनीज खास ये अल्फाज बिजली बनकर शमशेर के कल्ब ज़हन पर गिरे। यूं बौखला उठा जैसे दिलाराम ने उस पर अंगारे उछाल दिए हों, हाथ में आई हुई सल्तनत छीन ली हो। नौरोज खानदान की शाही यादगार और वली अहदी की अलामत और अंगूठी की गुमशुदगी का राज फाश हो चुका था, और दिलाराम ने जिस कटीले अंदाज में अफशाय रस किया था, उसने निडर और बहादुर शमशेर को बेदे मजनू की तरह लर्जा दिया। बदहवासी के आलम में जल्दी से दीवार की जानब घूम गया ताकि कनीज चेहरा से उसके दिल का मजमून न पढ़ ले। फिर फिक्र आमेज लहजे में बोला, तो तुम समझ गई हम अपनी तकदीर खो बैठे हैं। दिलाराम ने महसूस किया उसकी आवाज़ बहुत दूर से या किसी गहरे कुएं से आ रही है। शमशेर ने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और एड़ियों पर घूमता हुआ रू दर रू हो गया। उसका बाजू तलवार की मानिंद दिलाराम की जानब अलफ हुआ और तहदीद आमेज लहजे में बोला, दिलाराम, तुम हमारी जुबान, हमारी महर मिराज ही हो। शाही अंगूठी की गुमशुदगी का बेद तुम्हारे अलावा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। फिर फौरन ही नरम और मुसालिहत अमेज अंदाज में कहने लगा, हम तुम्हें इस राजदारी और जुबान बंदी का पूरा सिला देंगे। इस मौका पर शमशेर ने बात छुपाने के बजाय खोल देना मुनासिब समझा और होशियार कनीज ने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। उसके होंठों के गोशों पर अभी तक एक शरीर सी मुस्कुराहट गुबार की तरह लरज रही थी। कनीज राजदारी का वादा करती है, लेकिन अपनी तकदीर आप कहाँ खो आए, यही तो मालूम नहीं दिलाराम। शमशेर का अंदाज़े गुफ्तगू दास्ताना और मुसालिहाना था। हम पहाड़ी किले से रवाना हुए तो अंगूठी हमारे हाथ में थी, लेकिन सफदर नगर में दाखिल हुए तो हाथ खाली था। न जाने वो कहाँ गिर गई, कहाँ खो गई। दिलाराम को उसके बयान पर यकीन कहाँ आता। वो तो उसी दिनो निगाह की उस हसीन तसादुम याद दिलाना चाहती थी जो गोना बस्ती में पेश आया। याद कीजिए, कहीं आपने अपनी तकदीर किसी और को न बख्श दी हो। मैं जानती हूँ आप दाद देश पर आ जाएं तो आसमान के सितारे भी उठा कर देने पर तैयार हो जाते हैं। नहीं, सफर के दौरान इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया। जब हम कहीं ठहरे नहीं, किसी से मिले ही नहीं, तो इनाम कहाँ बांटते, अंगूठी किसे बख्शते? जी। शमशेर के पुरवसूख अंदाज ने दिलाराम को एक नई कशमकश में मुबतला कर दिया था। सोचने लगी,
اب نیلی کی داستانی محبت کس خانے میں رکھی جائے؟ اسے حیران و پریشان ساتھ دیکھ کر شمشیر نے پوچھا، تم کس سوچ میں پڑ گئی؟ صاحب عالم، شہزادے سفر کے دوران کبھی کبھار حسین ملاقاتوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ کسی بستی کی الہڑ دوشیدہ کے انداز دلبری پر پوری کائنات نچاور کر کے چلے آتے اور شاہی حکومت کے رنگین محفلوں میں گم ہو کر سفر کے حسین حادثے بھی سپنوں اور خوابوں کی طرح بھول جایا کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دلارام نے کمال جرأت سے کام لے کر اپنے حسین اندیشے کو زبان بخش دی اور تبسم زیر لب کا تیز نشتر اس کے ذہن پر رکھ دیا تاکہ اگر وہ گونا بستی میں پیش آنے والا رومانی واقعہ بھول بھی چکا ہو تو الفاظ کی چبن اس کی یادداشت کو بیدار کر دے۔ لیکن کنیز خاص کی زبان سے کسی سفری واقعہ کا ذکر سن کر شمشیر نقش حیرت بن گیا اور جھنجھلا کر خفگی آمیز لہجے میں بولا، خوب، تو تمہارے خیال میں ہم اتنے غیر ذمہ دار اور دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں کہ سفر کے دوران لڑکیوں سے رومان لڑاتے رہے اور اپنی کلید سلطنت بھی کسی لڑکی کو سونپ دی ہے؟ اگر یہ الفاظ تمہارے علاوہ کسی اور کی زبان سے نکلے ہوتے تو جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوتا؟ شمشیر نے صاف اور غیر مبہم الفاظ میں نہ صرف کسی سفری رومان سے انکار کر دیا بلکہ اس کی اس جرأت کو گستاخی پر معمول کر کے اظہار ناراضی بھی کیا۔ دلارام کو اس تہدید پر بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ شمشیر کے لہجے کی خفگی اور محبت سے انکار نے اسے پریشان سا کر دیا۔ فوراً معذرت کے انداز میں بولی، کنیز اس گستاخی کی معافی چاہتی ہے صاحب عالم، میرا خیال تھا شاید آپ انگوٹھی کسی کو انعام یا تحفے میں دے کر بھول گئی ہوں، مگر اب تو صرف ایک ہی امکان باقی ہے۔ کیسا امکان؟ انگوٹھی چرا لی گئی ہے۔ شمشیر ڈاکو، یہ نام کنیز کی زبان سے غیر ارادی طور پر نہیں نکلا بلکہ اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ نام لیا تھا۔ وہ خود سانگا جنگل میں شمشیر ڈاکو سے مڈبھیڑ کا اعتراف کر چکا تھا۔ شمشیر اچھل کر پیچھے ہٹا، حیرت پاش نظروں سے کنیز کو دیکھا، پھر بولا، بلا ایک ڈاکو کو شاہی انگوٹھی چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سانگا جنگل میں شمشیر ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے آپ کا راستہ کیوں کاٹا تھا؟ دلارام چبھتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آپ نے محض ملکہ جہاں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ شمشیر ڈاکو خوفزدہ ہو گیا اور آپ نے اسے مار بگایا، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوا، شمشیر بھاگا نہ تھا۔ شمشیر نے تیز نگاہیں دلارام کے چہرے پر گاڑ دیں اور ہلکی سی غراہٹ سے بولا، پھر کیا ہوا تھا؟ سانگا جنگل میں ڈاکوؤں نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا۔ دونوں فریقوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی تھی۔ شاہی دستے کے محافظ سوار ڈاکوؤں کی تلواروں کا لقمہ بن گئے تھے۔ شمشیر نے شہزادہ علی کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ زخمی ہونے کے باوجود حملہ آوروں کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کا گھوڑا آپ کو لے کر نکل گیا۔ پھر شمشیر ڈاکو نے چند ساتھیوں کے ہمراہ سانگا ندی عبور کر کے گونا بستی تک آپ کا تعاقب کیا مگر آپ اس کے ہاتھ نہ آ سکے اور کہیں روپوش ہو گئے۔ صاحب عالم کو یہ خوفناک حادثہ چاند کی 14ویں رات کو پیش آیا تھا۔ دلارام اچانک خاموش ہو گئی اور شمشیر کے چہرے پر اس کہانی کا رد عمل دیکھنے لگی جو اس نے گونا بستی کے سردار شاہو کی بیٹی سے سنی تھی۔ شمشیر چونکہ پہلے ہی انکار کر چکا تھا کہ سفر کے دوران وہ کسی لڑکی سے نہیں ملا، اس لیے دلارام نے جان بوجھ کر نہ سردار شاہو کا حوالہ دیا جس کے جھونپڑے میں زخمی شہزادے نے پناہ لی تھی، نہ نیلی کا ذکر کیا جو 4 دن اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی۔ اس نے تو صرف کہانی کا ابتدائی حصہ دہرا دیا اور اب یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شمشیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا شاہی محل کا کوئی فرد سانگا جنگل کے بھیانک واقعے سے آگاہ ہوگا۔ اس نے شہزادہ خرم کو ہلاک کرنے اور اس کی جگہ خود سنبھالنے کے لیے جو منصوبہ بنایا وہ اس کی نزدیک بالکل مکمل تھا اور کوئی شخص سوچ بھی نہ سکتا تھا شہزادے کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن دلارام کی زبان سے سانگا جنگل کے خوچکاں واقعہ کی تفصیل سنتے ہی شمشیر پر جیسے برقی آسمانی ٹوٹ پڑی اور سمجھ گیا دلارام سب کچھ جانتی، سب کچھ سمجھتی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا اور لوٹ آیا، آنکھوں میں حیرت و خوف کی لہریں ترترائیں اور قہر و غضب کی کوندی بجلیوں میں تبدیل ہو گئی۔ دلارام نے دراصل بے خبری میں سوئے ہوئے درندے کے دم پر پاؤں رکھ دیا تھا جو درد سے تلملا کر جاگ اٹھا اور اب اپنی خونی کچلا چمکاتا غراتا خونخوار نظروں سے گھورتا اس پر جپٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ شمشیر کے نزدیک صرف ایک ہی راستہ باقی تھا، کنیز کی گردن اڑا کر اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے تاکہ وہ کسی اور کو اس راز سے آگاہ نہ کر سکے جو ان سب کے لیے موت بن سکتا تھا۔ وہ فیصلہ کرنے میں دیر لگاتا، نہ اس پر عمل پیرا ہونے میں ایک پل کی تاخیر گوارا کرتا تھا۔ بے رحم سردار کسی ایسی ہستی کو زندہ چھوڑ دینے کی غلطی نہ کر سکتا تھا جو اس کی خونی راز سے واقف ہو۔
غم و غصہ کے جوش میں اس کا کپکپاتا ہاتھ فوراً قبضہ شمشیر پر دوڑ گیا اور خالی واپس لوٹ آیا۔ شاید یہ دل آرام کی تقدیر یا قدرت کی تدبیر تھی کہ اس وقت تلوار اس کی کمر میں نہیں تھی۔ اس نے خونی نظروں سے اس دیوار کو گھورا جہاں تلوار اپنی میان میں آویزاں تھی۔